जय नारायण बच्चों, आप हिस्ट्री का चैप्टर 3 रूलिंग द कंट्री साइड पढ़ेंगे। प्रीवियस टॉपिक में आपने पढ़ा था द कंपनी बिकम्स द दीवान, रेवेन्यू फॉर द कंपनी, परमानेंट सेटलमेंट। एज दीवान द कंपनी बिकेम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ द टेरिटरी। कंपनी को जब दीवानी राइट्स मिलते हैं तो कंपनी एक चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन जाती है। टेरिटरी से रेवेन्यू कलेक्शन करना, कितना ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन करें, उसका मेन टारगेट था कि कितना रेवेन्यू हम लें। इसके लिए सबसे पहले वो लाई थी परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट जिसको इंट्रोड्यूस किया था चार्ल्स कॉर्नवालिस ने 1793 में, और इस पॉलिसी में ये किया गया था कि जो रेवेन्यू दिया जाएगा वो फिक्स कर दिया गया था। लेकिन एक टाइम ड्यूरेशन के बाद कंपनी को लगने लगा कि कल्टीवेशन ज़्यादा होता है, प्रॉफिट होता है, लेकिन उसका बेनिफिट कंपनी को नहीं मिल रहा था। अब उस कंपनी को बेनिफिट मिले, उसके लिए कंपनी एक न्यू सिस्टम लाती है जिसको आज आप पढ़ेंगे। अ न्यू सिस्टम इज डिवाइस्ड टू गेट आउट ऑफ दिस क्रिटिकल सिचुएशन। हॉल्ट मैकेंजी devised a new system which came into effect in 1822. इस सिचुएशन से कैसे निकला जाए, इसके लिए हॉल्ट मैकेंजी एक न्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किए थे, और वो न्यू सिस्टम क्या था जिसको महलवारी सिस्टम बोला गया और जो 1822 में इंट्रोड्यूस किया गया था। कलेक्टर्स वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज इंस्पेक्टिंग द लैंड, मेजरिंग द फील्ड्स एंड रिकॉर्डिंग द कस्टम्स एंड राइट्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। कलेक्टर्स जो रहते थे वो विलेज टू विलेज गए, जो लैंड थी उसका इंस्पेक्शन किया, मेजर किया कि कितने बड़े फील्ड हैं, और उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया कि जो विलेज होंगे उनको रेवेन्यू देना रहेगा जिसके पास जो लैंड होगी। ईच विलेज हैड टू पे द रेवेन्यू ऑन द लैंड दे हैड। रेवेन्यू वॉज टू बी रिवाइज्ड पीरियडिकली, एक पीरियड के बाद, एक ड्यूरेशन के बाद। ये सबसे बड़ा चेंज था क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट में रेवेन्यू जो था वो फिक्स किया गया था, और यहाँ पर क्या किया गया कि रेवेन्यू जो रहेगा उसको रिवाइज किया जाएगा एक पीरियड के बाद में। विलेज हेडमैन वॉज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग द रेवेन्यू एंड पेइंग इट टू द कंपनी। परमानेंट सेटलमेंट में जमींदार की ड्यूटी थी। यहाँ पर क्या किया, जो विलेज हेडमैन रहता था उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि वो रेवेन्यू को कलेक्ट करेगा, और किसको पे करेगा, कंपनी को पे करेगा। दिस सिस्टम केम टू नॉन एज महलवारी सिस्टम। इस सिस्टम को महलवारी सिस्टम के नेम से जाना जाता है। बच्चों, कुछ पॉइंट आप ध्यान देंगे। महलवारी सिस्टम नॉर्थ इंडिया में था। महल विलेज को बोला जाता था, तो इसीलिए इसका नेम था महलवारी सिस्टम। महलवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय द हॉल्ट मैकेंजी 1822। महलवारी सिस्टम में पहला पॉइंट ये ध्यान रखना कि किसने इंट्रोड्यूस किया था। सेकेंड, जो विलेज हेडमैन रहते थे, विलेज हेडमैन जो था उसकी ये ड्यूटी थी, वो रिस्पॉन्सिबल रहता था, उसको कलेक्शन करना रहता था रेवेन्यू का, और कंपनी को देना रहता था। अगर इससे हम परमानेंट सेटलमेंट से कंपेयर करें तो परमानेंट सेटलमेंट में एक डिफरेंस दिखेगा कि जो रेवेन्यू था वो फिक्स था, इसमें रेवेन्यू को रिवाइज किया गया था। परमानेंट सेटलमेंट में रेवेन्यू कलेक्शन जमींदार करता था,
इसमें रेवेन्यू कलेक्शन कौन कर रहा है? ब्लिस हेडमैन। और दिस सिस्टम केम टू नोन एज महलवारी सिस्टम। इस सिस्टम को किस नाम से जाना जाता है? महलवारी सिस्टम के नेम से जाना जाता है। द मुनरो सिस्टम। इन साउथ इंडिया द सेम सिस्टम वॉज नोन एज रियोटवारी सिस्टम। जैसे नॉर्थ इंडिया में महलवारी सिस्टम था, उसी तरह से साउथ इंडिया में जो सिस्टम आया उसको बोला जाता है रियोटवारी सिस्टम। इट वॉज ट्राइड ऑन द स्मॉल एरियाज टेकन अवे बाय द ब्रिटिश फ्रॉम टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के बारे में जब आपने पढ़ा था तो मैंने आपको बताया भी था कि किस तरह से टीपू सुल्तान और ब्रिटिश के बीच में 4 बैटल होती हैं, जिसमें लास्ट बैटल जो होती है उसमें ब्रिटिश टीपू सुल्तान से जीतते हैं और उसके बाद में टीपू सुल्तान की टेरिटरी उनके पास में चली जाती है। लेटर इट वॉज डेवलप्ड बाय थॉमस मुनरो and extended to whole of South India. The cultivators in South were called ryots. इसको हिंदी में रैयत भी बोलते हैं। Alexander Reid and Thomas Munro argue that the cultivators themselves be made responsible for payment of revenue. जैसे महलवारी सिस्टम में था कि जो विलेज होते थे उनको रेवेन्यू पे करना रहता था, सेम उसी तरह से यहाँ पर भी किया गया। फॉर दिस, इसके लिए क्या किया? द लैंड हैड टू बी केयरफुली एंड सेपरेटली सर्वेड बिफोर असेसिंग द रेवेन्यू। रेवेन्यू असेस करने के लिए, ये देखने के लिए कि कितना रेवेन्यू मिल सकता है, उसके लिए लैंड को केयरफुली सर्वे किया गया, उसको देखा गया और इसके बाद में रेवेन्यू या टैक्स, जिसको हम बोलेंगे, इम्पोज किया गया। मुनरो सिस्टम आपका साउथ इंडिया में था, ये ध्यान रखना है। महलवारी सिस्टम नॉर्थ इंडिया में था और दोनों ही सेम थे। दोनों से ही में क्या था कि जो कल्टीवेटर्स रहते थे, जो विलेज रहते थे, वहाँ से रेवेन्यू कलेक्शन किया जाता था। All was not well. Within a few years after the new systems were imposed, it was clear that all was not well with them. क्योंकि ये समझ में आ गया था कि कुछ सही नहीं है, क्योंकि कुछ ही टाइम के बाद में एक नया सिस्टम आ जाता है, driven by the desire to increase the income from land. Revenue officials set too high a revenue demand which the peasants were unable to pay. तो कुछ ठीक कैसे नहीं था, क्योंकि कंपनी की डिज़ायर मेन क्या थी कि इनकम को इंक्रीज़ करना, लैंड से हम कितनी ज़्यादा इनकम ले सकें। और उसके लिए उन्होंने क्या किया था कि जो टैक्स रहता था उसको बहुत ज़्यादा हाई कर दिया था। बहुत हाई डिमांड उनकी रहती थी रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, और जिसको पेजेंट्स होते थे वो पे नहीं कर पाते थे। तो रियोट्स, जो रैयत जो थे, तो रियोट्स फ्लैट द कंट्री साइड एंड विलेज बिकेम डिजर्टेड इन मैनी रीजन्स। सिचुएशन ये हो गई थी कि भाग गए थे, चले गए थे। फ्लड मीन्स होता चले जाना, अपने विलेज से चले गए थे। और जो विलेज थे वो कैसे बन चुके थे? वीरान हो गए थे, कहीं जगह खाली हो चुके थे। ये पोजीशन आ गई थी क्योंकि कंपनी इम्पोज करती थी, वो अनेबल रहते थे, पे नहीं कर पाते थे, उनके पास में इतना रेवेन्यू देने के लिए नहीं होता था। और कंपनी का मेन पर्पस था कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कितना रेवेन्यू कलेक्शन पीजेंट से या फार्मर से करें। तो 2 सिस्टम डिवाइस किए गए, एक नॉर्थ इंडिया में जिसको महलवारी सिस्टम बोला जाता है, और सेम उसी तरह का सिस्टम आपका कहाँ पे डिवाइस किया गया था? साउथ इंडिया में, जिसको मुनरो सिस्टम बोलते हैं। क्रॉप्स फॉर यूरोप।
The British also realized that the countryside could not only yield revenue, it could also grow the crops that Europe required. ब्रिटिश जो थे उन्होंने रियलाइज़ किया कि कंट्री साइड केवल यहाँ के जो विलेज हैं वहाँ से केवल हम रेवेन्यू कलेक्शन ही नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर हम वो क्रॉप्स भी ग्रो कर सकते हैं जो यूरोप की एक रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि यूरोप में उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप हो चुकी थी और इसके लिए उनको रॉ मटेरियल्स की नीड थी. By the late 18th century, the company was trying its best to expand the cultivation of opium and indigo. लेट 18th सेंचुरी तक कंपनी इस बात की ट्राई करने लगी, कोशिश करने लगी कि एक्सपेंड किया जाए, बढ़ाया जाए कल्टीवेशन ओपियम एंड इंडिगो का, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी वहाँ पर. जूट, टी, सुगर केन, wheat, cotton and rice were the crops that the Britishers persuaded the Indians to grow. जो ब्रिटिशर थे वो इंडियंस को परस्यू करने लगे, फोर्स करने लगे कि आप ये क्रॉप्स ग्रो करेंगे. आपने जो चैप्टर पढ़ा था ट्रेड टू टेरिटरी और इसके बाद जो आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं रूलिंग द कंट्री साइड, तो इसमें आपने एक चीज़ देखी होगी कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप ये ब्रिटिशर हमारी कंट्री में आते हैं और कैसे कैसे होल्ड बनाते हैं. पहले बैटल लड़ते हैं, पॉलिसीज इम्पोज करते हैं, दीवानी राइट्स लेते हैं, दीवानी राइट्स लेने के बाद रेवेन्यू कलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं और इसके बाद में अब उन्होंने क्या किया कि जो फार्मर्स जो क्रॉप्स ग्रो करते थे उस पर भी अपना होल्ड किया. तो इसको कैसे किया है, हाउ वॉज दिस डन, और इनकी डिमांड्स जो इंडिगो की थी, इंडियन इंडिगो की क्यों थी, इसको आप नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे. वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो, ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया. तो इसको मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको एक्सप्लेन करूँगी. थैंक यू.